हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमें देखना क्या है, आफ्टर मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखना है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, और साथ ही साथ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का एक छोटा सा रिलेशन है, उसको हम लेके बात करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे क्रॉस लॉ को। चलिए हम स्टार्ट हो जाते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेके। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लेके हम लोग बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है जनाब, बता सकते हो? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिमिलर होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिमिलर होगा कैसा? मोलर कंडक्टेंस की तरह से ही, मोलर कंडक्टेंस की तरह से ही। डिफरेंस क्या आएगा? इस डिफरेंस को मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एक बीकर ले लूं, इस बीकर में मैं एक इलेक्ट्रोलाइट को डालूं और उस इलेक्ट्रोलाइट को बस ये ध्यान में रख के डालूंगा कि वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाले सॉल्यूट को जब हम डालते हैं, इस समय का जब हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं, उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका? हाँ, एक बात और, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रोड में डिप करेंगे ताकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मेजर कर सके, तो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ओके, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका यूनिट क्या हो सकता है? यूनिट को बताओ, इससे पहले फॉर्मूले को भी आप देख लो। फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसका फॉर्मूला सिमिलर जाएगा जैसा मोलर कंडक्टेंस का था, थोड़ा बहुत चेंज होगा। देखो क्या कि लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। क्लियर बात? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात आपको पता भी होगी। नेक्स्ट वन, इसका यूनिट अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसका यूनिट क्या हो सकता है? देखो, इसका यूनिट क्या हो सकता है? कप्पा का यूनिट क्या होता है? कप्पा का यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नॉर्मेलिटी के लिए आप एक्सप्रेस करते हो ना कि नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ml में चल रहा है, इसका मीन्स हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे आ जाएगा क्या अपना? इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मीन्स क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट आ चुका है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया है क्या? ये आ गया है यूनिट आपके सामने। ओके, इनवर्स के साथ है ना, नीचे तक ऊपर जाएगा। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर एक रिलेशन आता है क्या? रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रिलेशन। सिंपल सा रिलेशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान रखें, इससे पहले एक बात आपको बता दूं मैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप डालते हो, उस इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर पता होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर पता होना चाहिए। एन फैक्टर का मीनिंग ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि NaOH है, NaOH में जो OH माइनस आयन होंगे वो 1 टाइम्स रिलीज होगा। क्लियर है बात? तो उसका एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का H+N1 रिलीज हुआ, H+N, तो उसका एन फैक्टर 1 हुआ। इस बात को बस मैं बोलना चाह रहा था, ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मैग्नीशियम आयन है, तो मैग्नीशियम आयन का एन फैक्टर +2, मतलब +2 रहता है ना, तो 2 लिया जाएगा एन फैक्टर। मैं इस तरीके से आपको बताना चाह रहा था कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा उस इलेक्ट्रोलाइट का आप क्या ले लोगे? एन फैक्टर आप ले लोगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो एन फैक्टर किससे जुड़ा होगा? इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ा होगा। तो एक रिलेशन सामने आ जाता है, वो क्या आता है कि लैम्डा m इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू लैम्डा ई क्यू होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि लैम्डा m इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू लैम्डा ई क्यू होता है। चलिए, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इससे जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी मैं आगे बात करूंगा न्यूमेरिकल में जब आएगा बात।
तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलो देखो आगे क्या है। अब मैं डील कर रहा हूं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें लैम्डा MC आ जाता है। लैम्डा MC क्या होता है? लैम्डा MC का मीनिंग होता है कि मोलर कंडक्टेंस। अब जो भी स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, एट गिवन कंसंट्रेशन, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन होगा उस समय का मोलर कंडक्टेंस को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। आगे की बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा या कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक है, ये दोनों बातें सेम है, बट इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस, इसको बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कुछ लोगों ने इसको बताया इनफाइनाइट डाइल्यूशन को C टेंडिंग टू 0। हाँ सही बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और बता दूं, C इक्वल टू 0 मत बोल देना। कंसंट्रेशन कभी भी 0 नहीं जाएगा जब आपने सॉल्यूट को डाल दिया है। कंसंट्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा। वही मैं बोलना चाह रहा था कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होगा वो टेंडिंग टू 0 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मैं आगे आपसे बात कर लूं, क्या बात करना है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। कब हम बोलेंगे कि गिवन जो गिवन कंडक्टेंस है वो इनफाइनाइट है या नहीं, ये कैसे आपको बोला जाए। देखो अब मैंने आपसे पूछा कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान रख के सुनिए। क्या कि जब आप सल्यूट को डालते हो, ध्यान देना, जब आप सल्यूट को डालते हो तो वो सल्यूट क्या होता है? डिसोसिएट होता है। क्या होता है? सल्यूट डिसोसिएट होता है। डिसोसिएशन के बेस पर मैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वाटर, पूरे सिटी का वाटर लेके आओ और किसी डिब्बे में डाल दो उठा के, कहीं कंटेनर में डाल दो उठा के। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। डिसोसिएशन के बेस पर, ध्यान देना, डिसोसिएशन के बेस पर और बहुत ज्यादा वाटर लाके ऐड करने पे, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करने पर जो कंडक्टेंस आएगा उस कंडक्टेंस को इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस नहीं बोला जाता है। तो फिर आखिर बोला क्या जाता है, बता दो ना। तो चलिए बता देता हूं, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कब होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो क्या हुआ कि जब आपने इलेक्ट्रोलाइट को लिया, इलेक्ट्रोलाइट लाइक AB मैंने लिया, और जब आपने इसको वाटर में डाला, तो क्या बना? A+B- आयन बना। आपने वाटर इसके अंदर डाला, देखो ना, वाटर डाला। इस समय का मोलर कंडक्टेंस आपने चेक किया, तो चलो इस मोलर कंडक्टेंस को मैंने लैम्डा M1C बोल दिया, ठीक है। दोबारा फिर कोई आता है, इसके अंदर फिर से वाटर वो ऐड करता है, तो क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये जो आयन था, अब इस आयन के बीच का जो गैप है, ये गैप और ज्यादा हो गया। डिस्टेंस क्या हो रही है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रही है? डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। तो इस समय का मोलर कंडक्टेंस, चलो हम लोगों ने कुछ मान लिया अगेन 2। अब ध्यान दो, फिर से कोई आता है, अब इसके अंदर वाटर को डालता है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस और बढ़ गया। डिस्टेंस कहाँ बढ़ गया? डिस्टेंस A+B- आयन का जो डिस्टेंस था वो और ज्यादा हो गया, ठीक है ना। वाटर डालते जाओगे, डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीज करेगा। आगे का बात, तो फिर हम कब बोलेंगे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस? बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुना। जब आपने इस कंडीशन को देखा था तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या इनके बीच में इंटरेक्शन है? तो पहले कंडीशन में बोला गया हाँ ये इंटरेक्शन है, तो और वाटर डाला मैंने वाटर। फिर इनके बीच के डिस्टेंस के साथ साथ ये देखो
डिस्टेंस तो यार बढ़ गया है, सही बात है। क्या इनके बीच में अट्रैक्शन है? हाँ जी अट्रैक्शन है, बट कम हो गया है। फिर मैंने वाटर डाला, जैसे ही मैंने वाटर डाला डिस्टेंस तो और बढ़ेगा ना। डिस्टेंस जब और बढ़ जाता है तो इनके बीच का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन टेंडिंग टू जीरो हो गया है, अट्रैक्शन खत्म हो गया है। जिस कंडीशन पे अट्रैक्शन बिटवीन टू आयन फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, उस कंडीशन को अब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे। इस कंडीशन को इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। साथ ही साथ हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या? जीरो। क्यों? क्योंकि इस समय के डाइल्यूशन को ये माना जाता है कि जो कंसंट्रेशन है वो ऐसा हो गया होगा, कंसंट्रेशन जो होगा वो C टेंडिंग टू जीरो बोला जाएगा। ध्यान रखेंगे। अब कंफ्यूज कभी ना हो जाना, और ये भी कभी मत बोल देना कि डिसोसिएशन जहां पे हो जाता है वो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस होता है। एकदम गलत बात है, ध्यान रखना, एकदम गलत बात है। अरे जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो इनिशियल कंडीशन पे ही हो जाता है क्या 100% डिसोसिएट? क्या उस कंडीशन को आप थोड़ा बोल दोगे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस? नहीं बोलोगे। कब बोलोगे? जब अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस क्या हो, निग्लिजिबल हो जाए। जिस कंडीशन पे अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस निग्लिजिबल हो जाएगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस बोल दूंगा। और उस समय का जो डाइल्यूशन होगा वो C टेंडिंग टू जीरो माना जाता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर ये बात? आगे की बात मैं अगेन बोलना चाहूंगा आपसे। एक वर्ड और लिया जाता है, एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है, क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ये भी क्या है? ये भी एक टर्म है, यहाँ पे यूज किया जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इसको भी समझ लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। वन बाय वन करके सारे डाउट, सारे मिसकंसेप्शन को खत्म करिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है? देखो जैसा मैंने आपको बोला कि C टेंडिंग टू जीरो होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा बात मैं आपसे बोल दूं, C टेंडिंग टू जीरो होगा। दूसरा बात ये बोल दूं, अट्रैक्शन, ध्यान देना, अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस क्या हो जाए, अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस क्या हो जाए, निग्लिजिबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। इस कंडीशन को इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस तो बोलते हैं, साथ ही साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। अब हो गई, ये क्या बात हो गई? हाँ है ना बात? देखो ना, अगर मैं आपसे बोलूं कोई कंसंट्रेशन है, मान लो कि 1 मोलर कंसंट्रेशन है, इस 1 मोलर कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस मैंने फाइंड किया। इस समय का जो मोलर कंडक्टेंस आया उसको मैंने बोला क्या, लैम्डा m1 बोला। ध्यान देना। फिर मैंने इसको ध्यान से देखा, 2 मोलर मैंने कंसंट्रेशन है, इसके कंसंट्रेशन को मैंने और डाइल्यूट किया, मान लो 0.75 m किया। तो अभी क्या हुआ, अभी यहाँ का मोलर कंडक्टेंस कुछ ऐसा हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दो कि जो आयन है, ध्यान देना, जो आयन है वो आयन क्या फ्रीली मूव कर रहा होगा? ध्यान देना, जो आयन है क्या वो फ्रीली मूव कर रहा होगा? हाँ, यहाँ के कंपेयर में यहाँ का आयन थोड़ा बेटर जरूर इंप्रूव कर रहा होगा। चलो मैंने यहाँ पे बोला कि 0.50 मोलर है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये लैम्डा m3 वैल्यू आ गई। अब यहाँ का जो आयन होगा और अच्छे तरीके से मूव कर रहा होगा। अब मेरी एक बात ध्यान देना, अब मैं ऐसा और ज्यादा डाइल्यूट करता चला जा रहा हूं और ऐसी कंडीशन आ गई है। कैसी कंडीशन आ गई है? अब नेक्स्ट कंडीशन जो आ रही है वो नेक्स्ट कंडीशन कुछ ऐसी आ गई है, तो इस कंडीशन पे जो मोलर कंडक्टेंस मिलेगा, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। अब इस समय का जो आयन होगा वो आयन 100% फ्री हो गया, दुनियादारी से फ्री हो गया। अब वो उसका मिलन परमात्मा से होने वाला है। तो ऐसी कंडीशन आप बोल सकते हो कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब वो आयन फ्री हो गया है। अब ये जो फ्री आयन हुआ है,
ये जो फ्री आयन की जो वैल्यू आएगी, इस आयन की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब इसका दुनियादारी से मतलब नहीं रह गया, आयन की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। अब ना कम होगी और ना वैल्यू बढ़ेगी, लिमिट आ गई। उसकी एक लिमिट है कि इस लिमिट तक बढ़ेगा 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 और रुक जाएगा, इस लिमिट तक बढ़ेगा 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 रुक जाएगा। एक उसकी लिमिटेड वैल्यू है। आप सोचो कि और ज्यादा डाइल्यूट करके, ध्यान देना, आप सोचो कि और ज्यादा डाइल्यूट करके हम इसकी वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा ले जाएं तो अब ना होने वाला, जो होना था हो गया। क्या और आयन फ्री होगा? अरे अब क्या फ्री हो गया, उसकी जो आत्मा थी वो परमात्मा से मिलन कर ली है, अब उसको कुछ होना चाहिए। तो वही आयन जो अब कंप्लीटली फ्री हो चुका है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। इस समय की जो वैल्यू हो फिक्स हो जाती है। एट इनफाइनाइट मोल कंडक्टेंस पर हर एक आयन की जो वैल्यू होती है वो फिक्स हो जाती है। अब उसका कोई मतलब नहीं है उस आयन का कि वो कहां से आ रहा है। अब उस आयन का कोई मतलब नहीं है कि वो आयन कहां से आ रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मान लो कि सोडियम एसिटेट ले लो, ध्यान रखो, मान लो कि सोडियम एसिटेट को आपने लिया, सोडियम एसिटेट को जो आपने लिया तो उसमें एसिटेट आयन था ना, एसिटेट आयन की इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू चेक करो, मतलब खूब ज्यादा डाइल्यूट करो। अब एसिटेट आयन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंडीशन पे चेक किया, आगे कोई वैल्यू आपके पास है। अब देखो मान लो आपके पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को भी आप खूब डाइल्यूट करो, इनफाइनाइट कंडीशन तक डाइल्यूट करते चले जाओ। अब इस समय का जो एसिटेट आयन होगा, इस समय का जो एसिटेट आयन होगा उसकी भी जो वैल्यू आएगी एट इनफाइनाइट कंडीशन पर, वो भी वैल्यू सेम होगी जो कि सोडियम एसिटेट आयन में एसिटेट आयन की होगी। तो एसिटेट आयन कहीं से भी आए एट इनफाइनाइट कंडीशन पे वैल्यू क्या हो जाती है, सेम रहती है, फिक्स हो जाती है। मतलब अब वो वैल्यू उससे ज्यादा, अब उसमें कुछ नहीं होने वाला, वो वैल्यू फिक्स हो चुकी है। इसलिए वैल्यू क्या बोली जा रही है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इसको बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सारी बातें मैंने आपको बोल दी, ये सब ध्यान रखिएगा। हर एक बात छोटी छोटी सी है लेकिन हर एक बात करेक्ट है और सब बातें एक जैसी हैं। लैम्डा एम जीरो, लैम्डा एम इंफिनिटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये सारी बात एक है, ध्यान रखिएगा। सब कब डिफाइन की जा रही है, सब डिफाइन की जा रही उस कंडीशन पर जब टू आयंस के बीच का अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात ना? चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। क्या बात करना है, अब इसको पकड़ो। अगर मैं ये देखूं लैम्डा एम सी, तो लैम्डा एम सी का मीन होता है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, या फिर जनरल इसको लैम्डा एन से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरी बात लैम्डा एम इंफिनिटी, ये वैल्यू भी आप देख लो, इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं तो मिलता क्या है, ये वैल्यू मुझे ग्रेटर मिलेगी, ये वैल्यू मुझे मिनिमम मिलेगी। बट ये वैल्यू मिनिमम कितनी कम हो जाएगी इसके बारे में बोला गया कि जो इक्वेशन बनती है लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी, ये वैल्यू बराबर नहीं हुई बट ये वैल्यू कम हुई। कितनी वैल्यू से कम हुई इस बात को देखो, ये कुछ इस कांस्टेंट वैल्यू को ध्यान रखने का नीड नहीं है। ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं ये डिबाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इस बात को बस ध्यान रखो। इतना केवल एक रीजन समझाने के लिए कि एक्चुअल में ये वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, ये वैल्यू कम होती है। ये वैल्यू कम कितनी हो गई कि अगर ये वैल्यू देखो, इस वैल्यू को मान लो 5 तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ रही है 2, मतलब क्या है, ये वैल्यू कम होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितने से कम होती है, इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा, कितने से कम हो जाती है। जहां पे ए सिमेट्रिक कांस्टेंट कहलाता है और जहां पे बी जो है ये इलेक्ट्रोफोरेटिक कांस्टेंट कहलाता है, बट सिलेबस में नहीं है, याद रखिएगा। कंटिन्यू देखो, अगर मैं इस डिबाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन को अगर मैं क्रोरास इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो छोटी सी ही कहानी है, क्या कुछ ऐसा लिख लो, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ए लैम्डा एम इन्फिनिटी प्लस बी रूट सी मिल गया। और फिर यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या, बी रूट सी। ये आप लोगों को लिखा हुआ देखा होगा एनसीईआरटी में, या आपने पढ़ा होगा। ये क्या कहलाता है, ये क्रोरास इक्वेशन कहलाती है, ध्यान रखिएगा। जहां पे बी क्रोरास कांस्टेंट है, ये डिपेंड किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है परमिटिविटी पर, ये डिपेंड करता है परमिटिविटी पर।
ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और ये डिपेंड करता है किस पर, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। क्लियर। परमिटिविटी का मीन होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन सोल्यूट आयन, बस इतनी सी बात है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखा जाता है। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा। दूसरी बात है, इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ में ये आता है वाई एक्सिस पर, ये आता है इंटरसेप्ट सी, ये बन जाता है अपना कांस्टेंट जो कि कहलाता है एम, और ये जो रूट सी है ये कहलाता है एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, और ये सी के बीच ग्राफ ड्रा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अभी हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर ये बात। जहां पे इंटरसेप्ट होगा वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब एट इनफाइनाइट डायल्यूशन की वैल्यू को एक्सप्रेस कर देगा। एक रीजन और मैं आपको बोलता चलूं कि ये वैल्यू ग्रेटर, ये वैल्यू कम हुई है तो इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वैल्यू ग्रेटर क्यों हुई? ये वैल्यू ग्रेटर इसलिए होती है क्योंकि एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, ध्यान देना, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर हर एक आयन क्या होता है, फ्री हो जाता है। जब आयन फ्री हो जाता है तो उसका कंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा मिलेगा। जबकि ये वैल्यू मिनिमम क्यों हो जाती है? ये वैल्यू इसलिए मिनिमम हो जाती है क्योंकि किसी कंसंट्रेशन पर जो टू आयंस थे, टू आयंस के बीच में क्या होगा, टू आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा। टू आयंस के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से जो आयंस होंगे वो आयंस फ्री तो नहीं रहेंगे। अब अगर आयंस ही फ्री नहीं रह गए हैं तो उनका मूवमेंट भी कम होगा। इस मूवमेंट कम होने की वजह से जो मोलर कंडक्टेंस है, जो मोलर कंडक्टेंस है एट एनी कंसंट्रेशन वो कम पाया जाएगा कंपेयर टू किससे, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब मैं कंटिन्यू करता हूं आगे की ओर। ओके, चलो देखो, ये ऐसा मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। नेक्स्ट अब मैं ग्राफ फॉर्म करूंगा, उस ग्राफ को देख लो। एक ग्राफ हम लोग देखेंगे यहां पर, एक ग्राफ हम लोग देखेंगे यहां पर। क्या है ग्राफ? देखो, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये ग्राफ कुछ देखो, ये ग्राफ एनसीईआरटी में आपका बना हुआ है। कौन सा ग्राफ है ये? मैंने यहां पे रखा हुआ है मोलर कंडक्टेंस, ठीक है ना, और ये मैंने यहां पे रखा हुआ है कंसंट्रेशन मैंने रखा हुआ है। क्लियर है ना? अब मैंने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट की एक वैल्यू सपोज करो यहां पर कुछ ना कुछ आई। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जब एक्सपेरिमेंट किया तो गिवन कंसंट्रेशन पर, इस समय गिवन कंसंट्रेशन पर उसका मोलर कंडक्टेंस आ गया, मान लो ये, ठीक ना, आ गया। अब फिर मैंने उसको डाइल्यूट किया। जब मैं उसको डाइल्यूट करूंगा तो उसकी जो वैल्यू आती है कुछ यहां पर आ जाती है। फिर मैंने और डाइल्यूट किया, थर्ड टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया डाइल्यूट करके तो यहां आ जाती है। अब देखो एक बात, ये लाइंस एक स्ट्रेट लाइन जैसा मिल रहा है ना, तो जब मैं इसको और एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूं तो ये वैल्यू जो थी, ये वैल्यू मुझे यहां पर देखने के लिए मिलती है। ठीक, ध्यान देना, ये जो वैल्यू यहां पे कट करती है, इस वैल्यू को क्या दिया गया, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को बोला गया क्या, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस। अच्छा, ये वैल्यू जो होती है आपको पता है ये ओरिजिन है, तो कंसंट्रेशन मतलब ये जो ओरिजिन है ये वैल्यू क्या ली जाती है, जीरो ली जाती है। मतलब ये माना गया कि जो आप इधर मूव कर रहे हो, ये माना गया कि जो कंसंट्रेशन है वो टेंडिंग टू जब जीरो होता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस वाली वैल्यू को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं एक नाम बोल देता हूं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। ध्यान रखिएगा, जो डिबाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन है, डिबाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन, ये आपके सिलेबस में प्योर तरीके से नहीं है, केवल ग्राफ छोटा सा दिया गया, इसी बात को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बस, कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। ये ग्राफ आपको इतना बता दे रहा है कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, एक्स्ट्रा प्लॉट करके आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। कब, एट जीरो कंसंट्रेशन पर, मतलब सी टेंडिंग टू जीरो कंडीशन पर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आगे एक बात, जब हम यहां पर क्या लेते हैं, अगेन जब हम लोग लेते हैं क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट,
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमको पता है, क्या पता है कि वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, तो उसका आयंस भी कम मिलेंगे, तो उसका मोलर कंडक्टेंस भी हमको कम मिलेगा। चलो मैंने लिया, जब इसको लेके ग्राफ बनाया गया, एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एक्सपेरिमेंट जब किया तो ये एक्सपेरिमेंट में जो कर्व आता है, ये कर्व जैसा आता है। किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में ये वैल्यू कर्व जैसी आती है। मतलब क्या कहने का है? मतलब ये कहने का है कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो थ्रू ग्राफ, ध्यान देना, ग्राफ के नेचर के बेस पर मैं बोल रहा हूं कि थ्रू ग्राफ हम लोग कभी भी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को अचीव नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मतलब एट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस को थ्रू ग्राफ हम लोग नहीं पा सकते हैं, ऐसा ये ग्राफ आपको बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये बना, क्या हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के, ध्यान देना, क्या हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस नहीं पा सकते हैं? क्या हम लोग इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं? तो आंसर मिलता है कि ग्राफ के थ्रू तो हम लोग इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू को थ्रू ग्राफ फाइंड किया जा सकता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कभी भी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू को फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फाइंड नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे? इसके बाद एंट्री हो जाती है क्लोरास लॉ की। क्लोरास लॉ है क्या? क्लोरास लॉ जो ये हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ये डिबाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन से लिया गया ग्राफ, जो कि आगे क्लोरास, जो हम अपने सिलेबस में क्लोरास ने उसको क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड किया और अपनी बात को रखा। किस तरह से अपनी बात को रखा? ध्यान रखिए, क्लोरास फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने ये बात किया, ये बात बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, अभी हमने पीछे आपको बोला कि एट इनफाइनाइट कंडीशन पर हर एक आयन फ्रीली मूव करता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स हो जाती है। अभी मैंने आपको बोला, इसी बात को लेके ही क्लोरास ने आगे अपना सारा स्टेटमेंट, सारा एप्लीकेशन बनाया। देखो क्या होता है, आगे देखते हैं। देखो क्या होता है, आगे देखो। कुछ ऐसी बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं। देखो, है क्या कि जब आप इनफाइनाइट कंडीशन पे जाते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाते हो, तो क्लोरास बोलता क्या है? क्लोरास यहां बोलता है ये कि ईच आयन जो भी होगा, ईच आयन जो होता है वो फ्रीली मूव करता है। ध्यान रखिएगा, ईच आयन फ्रीली मूव करता है तब जब ऐसी कंडीशन हो। तो अगेन क्या ध्यान रखने वाली है? एट दिस कंडीशन, याद रखिएगा, एट दिस कंडीशन जो वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस की, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस की वो क्या हो जाती है? वो फिक्स्ड हो जाती है। मतलब ध्यान रखिएगा कि लैम्डा एम जो इन्फिनिटी होती है वो सी टेंडिंग 0 पर मैं आपके बात करता हूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? फिक्स्ड हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसको देखो। अगर मैं सपोज करूं कि सोडियम एसिटेट को ले लूं, लिया मैंने सोडियम एसिटेट को लिया। सोडियम एसिटेट को मैं कहां पे लेके गया? मैं इनफाइनाइट कंडीशन पे लेके गया। कब लेके गया? सी टेंडिंग 0 पर लेके गया। ठीक, तो अब क्या कह रहा हूं उसको देखना। तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, CH3CO माइनस और Na+ में डिसोसिएट हो जाता है, Na+ पर डिसोसिएट हो जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं, ये अगर इस कंडीशन पे है, मतलब इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस अगर इसका मिलेगा, तो मैं कुछ इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर दूंगा। और बेस्ट सी बात है ना कि सी कहां जा रहा है? सी टेंडिंग टू 0 कंडीशन पे जा रहा है। सी टेंडिंग 0 कंडीशन पे एसिटेट आयन का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो फिक्स हो गया ना, क्योंकि इस कंडीशन पे है।
एज सिम, सोडियम आयन भी तो फ्री हो जाएगा। सोडियम आयन भी जब सी टेंडिंग टू जीरो कंडीशन पे होगा तो लैम्डा इनफाइनाइट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू अगर फिक्स हो गई तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स हो गई तो ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को जो हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है कुछ ये वाला वैल्यू मिल जाता है। सोडियम एसिटेट एट इनफाइनाइट कंडीशन पे मिल जाता है। मतलब इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसिटेट कुछ इस तरह से मिल जाता है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये वैल्यू, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वैल्यू और थ्रू ग्राफ की वैल्यू जो एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाता है वो सिमिलर आ जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपसे बात करूं, अगर मैं अगेन आपसे बात करूं, ध्यान देना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिटिक एसिड कोई आपको दे दे, ध्यान देना, एसिटिक एसिड आपको कोई दे दे, अब एसिटिक एसिड दिया तो यहां पर भी मैंने क्या ले लिया, C टेंडिंग टू जीरो ले लिया, C टेंडिंग टू जीरो ले लिया। अब देखो डाइल्यूट हो गया ना इसका मतलब। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको ब्रेक करूंगा, फिर से इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। कैसा ब्रेक हुआ, एसिटेट आयन और H आयन में इसको ब्रेक कर दूंगा। अब देखो क्या हुआ, एसिटेट आयन अभी भी क्या है, फ्री हो चुका है, एकदम फ्री हो चुका है। इसकी जो सोल थी वो अब गॉड से मिल चुकी है, इसका आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, तो इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि C टेंडिंग टू जीरो है। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि ये हो गया इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस, कोई ना कोई वैल्यू दे देगा बट फिक्स देगा। अब चेंज नहीं होगी, क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि C टेंडिंग टू जीरो है। आगे की बात करो, अब मैं H आयन की वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूं तो H आयन की जो वैल्यू है कब, एट C टेंडिंग टू जीरो पर है, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। बात खत्म। अगर इसकी वैल्यू फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स, दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगा। जो कि ये कैसा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा था एक्चुअली में, ये मैंने क्यों बताया, यहां पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एसिटेट आयन की जो वैल्यू यहां पर होगी वही एसिटेट आयन की सिमिलर वैल्यू वो यहां पर भी होगी। ये बात मैं आपसे बोलना चाह रहा था, इसीलिए सारी बातें मैंने आपसे बोली कि एट C टेंडिंग टू जीरो कंडीशन पर, C टेंडिंग टू जीरो कंडीशन पर हर एक आयन की वैल्यू सिमिलर हो जाती है, ध्यान रखिएगा। इसी बात को लेके क्लॉस ने कहा कि कोई भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस को कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ध्यान रखिएगा कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। देखो आगे क्या बात करते हैं, नेक्स्ट कुछ ऐसे देखो, चलिए एंट्री हो जाती है महाराज क्लोरास की। एक बार स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, किसकी, क्लोरास ला की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूं क्या बोलता है क्लोरास ला और कब एप्लीकेबल होता है क्लोरास ला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो वन बाय वन करके। क्लोरास ला जो एप्लीकेबल है ये उस कंडीशन के लिए जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, ये इलेक्ट्रोलाइट है मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब कि जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि Na पे कितना चार्ज होगा, +1, Cl पे कितना चार्ज होगा, -1। इस कंडीशन के लिए ही हमारा क्लोरास लॉ एप्लीकेबल होगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर ये बात। नेक्स्ट कंडीशन को अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरास लॉ और कब एप्लीकेबल होगा, क्लोरास लॉ जो एप्लीकेबल होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को लेके बात करता है। जब C टेंडिंग टू जीरो कंडीशन होगी तब क्लोरास लॉ आपसे बात करेगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि क्लोरास के अकॉर्डिंग एट C टेंडिंग टू जीरो कंडीशन पर, क्लोरास के अकॉर्डिंग एट C टेंडिंग टू जीरो कंडीशन पर ईच आयन
each ion has fixed value, each ion has fixed value। ये 3 बातें हैं, इन 3 बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी एक बात क्लोरास के बारे में आपको बोल दे रहा हूं। क्लोरास का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट आप अभी रीड कर पा रहे होगे, तो मैं क्लोरास उसी स्टेटमेंट जो आपके नीचे आप देख पा रहे हो इस समय स्क्रीन पर, तो क्लोरास के अकॉर्डिंग कि जब कोई हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कुछ ऐसी बात मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो कि अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट को लूंगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइट को लूंगा, ध्यान देना, अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट को लिया, जैसे कि मैंने सोडियम एसिटेट को लिया, सोडियम एसिटेट को लिया, अभी मैंने वैसे लिख दिया था पीछे, फिर लिख रहा हूं। तो सोडियम एसिटेट को हम जब डिसोसिएट करते हैं CH3CO- और Na+ में, ऐसे ही तो होगा, तो इनका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इनका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये इक्वल होगा किसके, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके, सोडियम एसिटेट के इक्वल हो जाएगा। तो अब रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू क्लोरास लॉ at infinite dilution, at infinite dilution, molar conductance of any electrolyte is equal to sum of infinite molar conductance of each ion। ठीक है ना, ये जनरल सा मैंने आपको बात बोली, किस बेस पर बोली है, इस बेस पर बोली है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन लेते हो किसके लिए, मोलर कंडक्टेंस के लिए, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, सम करोगे किसका, हर एक आयन के मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। अगर ऐसा है तो देखो, ऐसा अगर मैं आपसे बोलूं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड है, ध्यान देना, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड है, तो इसको थ्रू ग्राफ निकालो, तो आंसर बोलोगे नहीं यार नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये कैसा है, ये वीक एसिड है। तो फिर हम कहेंगे यार निकालना तो पड़ेगा। तुम कहोगे ओके कोई बात नहीं, मैं निकालता हूं। किसके हेल्प से निकालता हूं, क्लोरास लॉ के बेसिस पर निकालता हूं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मुझे ये निकालना है तो मुझे कुछ चीजें आप प्रोवाइड कर दो। क्या प्रोवाइड कर दो, सबसे पहले आप मुझे प्रोवाइड कर दो क्या, आप मुझे प्रोवाइड कर दो मोलर कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए मुझे इसकी वैल्यू दे दो अल्फा, ठीक है ना, और मुझे वैल्यू किसकी दे दो, आप मुझे वैल्यू दे दो NaCl के लिए वैल्यू दे दो, और आप मुझे वैल्यू दे दो HCl का। अगर आप मुझे ये वैल्यूज दे दोगे तो मैं आपको ये आंसर बता दूंगा कि इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, मैं आपको बता दूंगा। बट मुझे आप ये वैल्यूज दे दो तब मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो आप कहोगे ओके मैं देता हूं। तो हम लोगों ने वैल्यूज प्रोवाइड की। सोडियम एसिटेट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंडीशन अल्फा माना, इसके लिए बीटा माना, इसके लिए मैंने गामा माना। जैसे ही मैंने दिया तो अब स्टूडेंट ने कैलकुलेशन स्टार्ट किया तो कुछ ऐसा करेगा वो, ध्यान रखिएगा आंसर को निकालने के लिए। तो आंसर को निकालने के लिए उस स्टूडेंट ने कुछ ऐसा किया। क्या किया, ध्यान दो। सबसे पहले वो लिखिएगा क्या, सोडियम एसिटेट का इक्वेशन कुछ ऐसे लिखना चाहेगा, बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और कुछ ऐसा वो लिख देगा। क्या लिख देगा कि मोलर कंडक्टेंस
एट इनफाइनाइट कंडीशन किसके लिए, एसिटिक आयन के लिए, और फिर वो लिख देगा किसके लिए, एच आयन के लिए वो लिख देगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो देखेगा यहाँ पर, सॉरी Na+ होगा ना, Na+ के लिए, फिर वो देखेगा यहाँ पे Na+ है, तो अब यहाँ पे लिखेगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंडीशन, और वो लिख देगा यहाँ पर किसका है, NaCl का लिख लेगा। अब जब उसने NaCl का लिखा तो कुछ इस तरह से लिख लेगा, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग के लिए है ना, ये सब ग्राफ के थ्रू आंसर आ रहा होगा। चलिए अब वो उसने लिखा किसके लिए, Na आयन के लिए उसने लिखा, और उसने यहां लिखा किसके लिए, Cl आयन के लिए उसने लिखा। कुछ इस तरह से सब करता जाएगा, लिखता जाएगा। फिर उसने क्या किया, तीसरा कंडीशन क्या है वहां पर, HCl, यहाँ पे Cl आया तो अब HCl के लिए लिखेगा। अब उसने HCl के लिए भी लिखा, HCl के लिए भी लिखा मोलर कंडक्टेंस, कैसे लिखेगा, ये कुछ इस तरह से लिख लिया जाएगा, इस तरीके से लिख लिया जाएगा। चलो, बट मुझे चाहिए का, मुझे चाहिए कुछ ये वाला वैल्यू, मुझे चाहिए क्या, एसिटिक एसिड का वैल्यू चाहिए, एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू चाहिए। क्या है ये इक्वल जाएगा, ये इक्वल जाएगा स्टूडेंट्स एसिटेट आयन, और ये जाएगा H+ आयन, यही जाएगा ना। मुझे किसी भी तरह से इसकी वैल्यू चाहिए होगी, मुझे किसी भी तरह से इसकी वैल्यू चाहिए होगी। अगर ये वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। अब मेरे सामने ये 3 इक्वेशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या आपको पता है, हाँ जी पता है, अल्फा है। चलिए जी, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर अल्फा है। इसकी वैल्यू बताओ क्या है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है क्या, बीटा है। इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है गामा है। क्लियर है ना बात। तो ये 3 वैल्यूज हम लोगों को पता है। कंटिन्यू ऐसा बनाने की कोशिश करो। देखो मैं बनाता हूं यहाँ पर, अगर मैं देखूं एसिटेट आयन को, इसको स्टॉप कर लेना है और इसको भी स्टॉप कर लेना है, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए और सब कैंसिल हो जाना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखो। चलो कोशिश करते हैं हम लोग। देखो ना, ये Na+ है ना, ये Na+ है, तो ये क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट मार दो। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर साथ ही साथ हम लोग क्या कर देंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को पहले सम करो। इसके बाद एक और इजी मेथड है, वहां पे चलते हैं, इससे भी ज्यादा इजी। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करो। तो जब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, देखो क्या मिलने वाला है। यहां मिलेगा एसिटेट आयन, Na+, H+ आयन और Cl+ आयन। देखो कुछ ऐसा मिला, क्या मिला, λm एसिटेट आयन, फिर यहां पे क्या मिला, Na+ आयन, फिर यहां पे क्या मिला, λm H+ आयन, फिर मुझे क्या मिल रहा है, Cl- आयन। ठीक है ना, ये मिला। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 3 का सम। सब्ट्रैक्ट क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन नंबर 2 को माइनस इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करो। चलिए सब्ट्रैक्ट किया, अब मैंने यहां लिखा माइनस इनफाइनाइट, यहां मिला Na+, फिर ये क्या है, माइनस के साथ जाएगा तो ये भी माइनस बनेगा, माइनस ये मिलेगा Cl-, हो जाएगा ना। क्लियर ये बात, जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल करने की कोशिश करो। देखो Na+ से Na+ कैंसिल, Cl+ से Cl वाला टर्म कैंसिल, बचा रह गया उसके ऊपर फोकस करो। क्या बचा रह गया, बचा रह गया है इनफाइनाइट कंडीशन वाला एसिटेट आयन बचा रह गया, और बचा क्या रह गया है यहाँ पर, और बचा रह गया है ये वाला टर्म H+ आयन, ये बचा रह गया है। ठीक बात ना। देखो ना, अब यही तो चाहिए था, ये अगर ये मिल रहा है तो ये इक्वल टू किसके होगा, मस्ट है ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा एसिटिक एसिड के, और यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 का मतलब क्या था, अल्फा था। इक्वेशन नंबर 1 का मतलब क्या था, अल्फा था। इक्वेशन नंबर 3 का मतलब क्या था, इक्वेशन नंबर 3 का मतलब था गामा था। और इक्वेशन नंबर 2 का मतलब क्या था, इक्वेशन नंबर 2 का मतलब था बीटा। मतलब
एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा मिलेगी। ये आ गया आंसर। ये तरीका होता है, इस तरीके से समझकर इन तीनों इक्वेशन को ऐसा सेटल करते हैं कि क्या बन जाए, ऐसा सेटल करते हैं कि ये बन जाए। तो हम लोगों ने क्या देखा, Na प्लस यहां पर था और Na प्लस यहां पर था, हमको किसी तरह से ये सब्ट्रैक्ट करना है तभी ये कैंसिल होगा। अब Cl माइनस था, ये भी नहीं बचना चाहिए, तो ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो कुल मिला के मैंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट मार दिया, सामने हमारे आंसर आ गया। क्लियर है बात ना। बट स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एग्जाम में थोड़ा से टाइम लग सकता है सोचने में, हमको टाइम नहीं देना है, टाइम नहीं देना है। चलिए इसका भी रास्ता है, टाइम ही मत दो, आंसर देख के बताओ। चलो इसका भी तरीका है, टाइम ही ना देना पड़े आपको, सेकेंड्स में आपके पास आंसर आएगा। ये भी नहीं सोचना चाहते हो आपको, ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लोग तो कहेंगे इजी है, सही बात इजी है, लेकिन फिर भी कुछ के लिए भी एक दूसरा रास्ता है। क्या आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसी वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाएंगी एग्जाम में और बोला जाएगा ये बताओ, तो ये बताओ ना। चलो हम लोग करते हैं। ये बताने के लिए हम लोग जैसे मूव किए तो ध्यान देना, क्या पता करना था, हमको पता करना था इसकी वैल्यू। ध्यान देना, जो पता करना है उसको लिख लो, ये पता करना है ना तो ये लिख लिया। ध्यान देना, जो बोलेगा फाइंड करो इसकी वैल्यू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंडीशन फाइंड करो, तो मैंने ये लिखा, बीच में कुछ डिस्टेंस पे इक्वल टू का साइन लगाओ। ये एसिटेट है ना, एसिटेट वाला टर्म इधर लिख लो, एसिटेट वाला टर्म इधर लिख लो, एसिटेट वाला टर्म इधर लिखा। देखो एसिटेट वाला टर्म कौन सा दिया गया था, सोडियम एसिटेट दिया गया था ना, तो एसिटेट से जुड़ा हुआ एसिटेट वाला टर्म जो गिवन था सोडियम एसिटेट, मैंने यहाँ लिखा ना। यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम, सोडियम वाला कौन सा टर्म दिया हुआ है, गिवन है, वो देखो कौन सा सोडियम वाला टर्म दिया हुआ है, सोडियम वाला टर्म NaCl दिया गया है, सोडियम वाला टर्म NaCl दिया गया है, तो NaCl आप लिख लो। अब यहां देखो ये Cl इधर है ना, Na तो एसिटेट आयन बैलेंस कर दिया आपने इधर लिख के, सोडियम यहां देखा, सोडियम को बैलेंस कर दिया इधर से, Cl एक्स्ट्रा आ गया ना, Cl को बैलेंस कर दो इधर से। Cl वाला कौन सा टर्म दिया गया है, Cl वाला कौन सा टर्म दिया गया है, Cl वाला जो टर्म दिया गया है वो है कौन सा, HCl दिया गया है, HCl दिया गया है। बात समझे ना, क्लियर हुआ बात, मैंने क्या किया है यहाँ पर, क्लियर। अब क्या है, ये फाइंड करना था तो इसको एज इट इज उतार लो। चलो इसको हम लोगों ने एज इट इज उतारा। NaCl की वैल्यू क्या दी गई थी, NaCl की वैल्यू बीटा दी गई थी, तो बीटा लिखा। इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, अल्फा दी गई थी, और HCl की वैल्यू क्या दी गई थी, गामा दी गई थी। तो अब देखो क्या आ गया, मोलर इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड क्या मिल गया, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा। देखो दोबारा वही आ रहा है यहाँ पे जो वहां आ रहा है, ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, तुरंत इक्वेशन बनाओ और आंसर फाइंड कर लो। बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया, कोई डाउट है। चलो मैं एक और लेने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि इसको बनाना आप सीख लो। ये थोड़ा से मे भी थोड़ा सोचना पड़ सकता है, इसमें सोचना ही कुछ नहीं है ना, इसलिए ये वाला काम करके देखा जाए। चलो और देखते हैं, और देखते हैं। चलो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं पूछूं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये मैंने ऑक्सैलिक एसिड लिया, ये मैंने ऑक्सैलिक एसिड लिया और मैंने आपको बोला कि अब इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बताइए, तो क्या होगा। आप कहोगे कि गिवन क्या है, पहले उसके बारे में सोचो, पहले गिवन क्या है उसके बारे में आपको बता दूं। ये दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सोडियम ऑक्सिलेट आपको दे दिया गया था, सोडियम ऑक्सिलेट आपको दे दिया गया था, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को अल्फा मान लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपको दे दिया गया था कि मोलर कंडक्टेंस NaCl का दे दिया गया था, ये वैल्यू आपने बीटा मान ली, एंड मोलर कंडक्टेंस आपको HCl दे दिया गया था कि गामा आप मान लीजिए। क्लियर हो गया बात ना। ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसके ऊपर फोकस करिए, जिसके लिए आपको बोला जाएगा कि ये वैल्यू फाइंड करिए, तो पहले जो दिया गया उसको ही लिख लो, जो दिया गया उसके ऊपर फोकस करो। मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना था,
मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना था, तो मैंने ये लिखा और इक्वल टू का साइन आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया ना। अब देखो ध्यान देना, जैसा टर्म ये दिख रहा है वैसा ही कोई रिलेटेड टर्म क्या दिया गया था, तो पता चला हाँ जी ये दिया गया था, तो पता चला हाँ जी ये दिया गया था, तो मैंने उसी को ही पहले यहाँ पे लिखा। इसके उस साइड में लिखा जाएगा, हमें बैलेंस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा COO COO और Na और Na, ये दे दिया गया था। अच्छा देखो Na आ गया ना, तो Na से जुड़ा हुआ कौन सा टर्म दिया गया था, NaCl दिया गया था। अब Na को आप इधर लेके आओ, तो मैंने इसको इस साइड में लिख लिया, ठीक है ना, इसको इस साइड में लिख लिया। अब दोबारा देखो यहां Cl है ना, तो Cl को बैलेंस करने के लिए देखो Cl वाला कौन सा टर्म दिया गया था, Cl वाला टर्म HCl दिया गया था, तो मैंने यहां पे लिख लिया HCl वाला टर्म। ठीक बात ना, क्लियर हो गया ना। अगर आपको यहाँ है तो कहने का मीन्स इसको केमिकल इक्वेशन मतलब बना रहा हूं, केमिकल इक्वेशन का मतलब ऐसा लिखना चाह रहा हूं। अगर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है तो यहां से भी दूर कर लो, COH प्लस NaCl इक्वल टू COONA एंड COONA प्लस HCl। अरे यही बात तो ऊपर लिखी हुई है, बस खाली लैम्डा लगा दिया है और मैंने थोड़ा कुछ किया हुआ है। ये बात समझ, इसको बैलेंस कर लो एक बार, देखो बैलेंस करो। Na यहाँ पे कितने टाइम्स है बताओ, Na यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स किया ना, क्लियर हो गया ना। Cl यहाँ कितने टाइम्स है, Cl यहाँ है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर भी Cl कितने टाइम्स कर लो, Cl यहाँ पे 2 टाइम्स कर लो। इतना तो ऐड कर सकते हो ना। अब इतना नहीं कर सकते हो तो फिर 12th क्लास में आके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फिर बेकार वाला बात है। इतना तो करना पड़ जाएगा, नर्सरी क्लास का ये बैलेंसिंग है। आगे ये कहानी मैंने फिर से आपको रिपीट करना चाहा, ये दिया गया था ना, तो ये लिखा COO वाला टर्म देखो दिया गया था, हाँ जी दिया गया था, मैंने यहाँ लिखा। जैसे लिखा यहाँ Na मिल गया, Na वाला टर्म कौन सा दिया गया था, ये वाला, इसको इस साइड लिख लिया। अब Na वाला जो टर्म लिखते हैं NaCl वाला, अब पता चले Cl आ गया। अब जो Cl आ गया तो Cl वाला टर्म कौन सा दिया गया था उसको मैंने यहाँ लिख लिया। जैसे लिखा मतलब ऐसे लिखा, इसको बैलेंस कर लो, COH बैलेंस है, Na बैलेंस नहीं है, 2 टाइम्स किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, Cl अनबैलेंस था, इसको भी बैलेंस कर लिया, 2H यहां पर भी है, 2H यहां पर भी है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या है पता करनी है ना, इसकी वैल्यू पता करनी है, तो वैल्यू जो पता करनी है उसको एज इट इज लिखो, जो वैल्यू पता करनी है उसको आप एज इट इज लिखो, जिसकी वैल्यू पता करनी है उसको आप एज इट इज लिखो। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पता करना था, ये मैंने एज इट इज लिखा। 2 टाइम्स NaCl है, 2 टाइम्स NaCl है, तो 2 बीटा लिख दिया। फिर आगे की कहानी, फिर ये सोडियम ऑक्जेलेट था, इसकी वैल्यू क्या दी गई थी, इसकी वैल्यू अल्फा दी गई थी, बट ये 2 टाइम्स नहीं है तो ओनली अल्फा लिखा। प्लस ये HCl था ना, ये HCl था, 2 टाइम्स HCl, तो 2 टाइम्स HCl में क्या हो गया, 2 गामा हो गया, खत्म हो गया, आंसर ही आ गया। तो मोलर कंडक्टेंस COOH क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 गामा माइनस 2 बीटा, ये आ गया है। देखो ना इतना इजी है, पहले वाले के कंपेयर में ये बहुत इजी है, वरना इस समय जब वहां पे वैसा वाला मेथड लगाओगे, ऐसा वाला मेथड लगाओगे तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, बट आई थिंक ये वाला मेथड बहुत बेस्ट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को देखने के बाद में इसी मेथड्स को लगाते हैं, मैं भी चाहूंगा आप इसी मेथड को लगाओ, आंसर जल्दी से आता है, केवल छोटा सा बैलेंसिंग होता है और बैलेंस आप लोग करना जानते हो, परफेक्ट हो आप लोग, तो करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो ये रहा क्लोरास लॉ को किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं टू फाइंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। रहा अब एप्लीकेशन का बात, तो एप्लीकेशन अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं क्लास को ओवर कर रहा हूं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो अभी मैं रोकता हूँ स्टूडेंट्स, थैंक यू।